आपके एजेंट की जॉब, उसकी डोमेन डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल हो, एजेंट हो, एजेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंड हो। चौथी चीज, प्रिंसिपल के पास राइट होना चाहिए कि वो अपने एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन इंक्वायर कर सके, गैदर कर सके, ताकि उसके ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखी जा सके। और उसके बाद आखिरी चीज क्या होनी चाहिए कि प्रिंसिपल के पास ये राइट होना चाहिए कि अगर उसको लगे कि उसका एजेंट उसकी बताई हुई जॉब डिस्क्रिप्शन या उसको ऊपर डिफाइन की हुई जो रोल है वो उसको पूरा नहीं कर रहा, तो वो अपने एजेंट को सैंक्शन कर सके। अगर इन पांचों में से एक भी चीज मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि वो एहतसाब का रिश्ता सही नहीं है। मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको क्या लगता है कि किस चीज के अंदर कमी when it comes to these basic characteristics of accountability relationship? अच्छा, तो इसके अंदर जो डोमेन्स आर नॉट डिफाइंड, ओवरलैपिंग होती हैं, हमारे अवाम के पास जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, या फिर उनको सैंक्शन करने की पावर नहीं होती। अच्छा, मेरी नजर में ये सारी चीजें मौजूद है। आप इनकी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, हाँ इनकी वायबिलिटी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। या किस हद तक डिफाइंड है जॉब डिस्क्रिप्शन, किस हद तक हमें बायस्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपने एजेंट की परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए, किस हद तक हमारी सोसाइटी में ओपननेस है, और फिर किस हद तक हमारे पास आ, जो है वो उनको सैंक्शन करने की बात। अवाम के पास तो सबसे बड़ी सैंक्शन करने की पावर यही है, वोट देम आउट। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप की। तो एजेंट को वो पावर कौन देता है, वो अथॉरिटी कौन देता है एक्सरसाइज करने की? वो उसको प्रिंसिपल देता है। ओके, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि आप गलत नहीं कह रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह रहे, लेकिन हम वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ओवरऑल हम बाकी चीजों पे भी अप्लाई कर सके। बट आप गलत नहीं कह रहे, प्रिंसिपल करता है। ठीक है, इट्स द प्रिंसिपल जो कि एजेंट को वो हिस्सा देता है वो पावर का। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने अगर किसी को वोट दिया, मैंने किसी को एमएनए बनाया, मैंने किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो इसका मतलब है कि आई एम द प्रिंसिपल एंड दैट पर्सन हु हैज बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज द एजेंट। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन आपने यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि अकाउंटेबिलिटी, ऑल्दो इट डिनोट्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर आंसरेबल टू दोज दे इफेक्ट, ये आपने एक बात याद रखनी है। हम अभी तक जो हमने समझा है उससे हमें तो यही समझ आई है कि अकाउंटेबिलिटी में जो एजेंट है उसको पावर जो है वो कौन देता है, वो प्रिंसिपल देता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी शुड नॉट बी डिटरमिन्ड बाय द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अलोन। कि हमने सिर्फ ये नहीं सोचना कि अगर आप किसी को हल्के में जितवाएंगे,
अगर आपकी पार्टी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो ही वो आपको अकाउंटेबल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम इस कॉन्सेप्ट के पीछे चले जाएं तो क्या हम ये किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी अवाम को अकाउंटेबल है? हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट द वंस, आई मीन वी आर नॉट द वंस हु इलेक्ट और सिलेक्ट द ब्यूरोक्रेसी, राइट? But bureaucracy is still responsible to the people. My question is how? How come bureaucracy और अवाम में एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बनता है, कैसे? ओके, देखें, बात यह है कि ये इसलिए एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप बन सकता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, बिकॉज आपकी ब्यूरोक्रेसी के एक्शन से फर्क पड़ता है आपकी आवाम को। सही है? सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, इसका मतलब है कि एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बन गया, चाहे वो लोगों ने इलेक्ट की हो या ना की हो। So the citizens and the individuals may not have delegated authority to an organization to act in their interest. However, its activities may impact substantially upon them, enough to warrant establishment of an accountability relationship. ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम इस अकाउंटेबिलिटी के रिलेशनशिप को बहुत वाइड स्कोप के ऊपर अपनी सोसाइटी में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम स्ट्रिक्ट सेंस के ऊपर चलेंगे कि प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है, उसका मतलब तो ये होगा कि हुकूमत के अलावा तो कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं पे अवाम को। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलें तो इस मुआशरे के अंदर काम करने वाला हर इदारा अल्टीमेटली लोगों को जवाब दे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दी थी नेस्ले की, ठीक है? नेस्ले की आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि चाहे वो एक प्राइवेट फर्म है, लेकिन उसका पानी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो पानी जहां से निकालते हैं वो लोगों का पब्लिक रिसोर्स है, तो वो जवाबदेह है लोगों को। अगर उनके खाने से, उनके पीने से कोई बंदा बीमार होता है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेस्ले। सही हो गया? मतलब आप इसको आप ऐसे समझ लें कि लेट्स से एक इलाका है, वहां पे कुछ घर है, और वहां पे एक बंदा अपने पैसों से एक एक टेक्सटाइल फर्म लगा लेता है, या कोई भी एक कोई एक छोटी मोटी फैक्ट्री लगा लेता है। लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर से निकलने वाला धुआं, उसके अंदर से निकलने वाला जो एफ्लुएंट है, अगर वो लोगों के खाने और पीने में जाके लोगों को बीमार कर रहे हैं, तो वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है लोगों को, उसके ऊपर कानून लगता है। क्यों? बिकॉज हिज एक्शंस आर इम्पैक्टिंग द पीपल। यहां तक अभी तक किसी को मसला है अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में, तो प्लीज बता दे, बिकॉज आई एम एक्सपैंडिंग इट बिट बाय बिट, ताकि आप एक बल बन जाए आपके जहन में उसके कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है हमारे जहन में उसका। ओके, मूविंग ऑन, डायमेंशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी तक हमने देखा कि डिफाइन किया, और फिर हमने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अब चार जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें करनी है कि अकाउंटेबिलिटी की डायमेंशंस क्या होती है, यानी कि कौन सी चार वो अ, आप कह लें कि डायमेंशंस हैं या इसकी फॉर्म्स हैं जिनका होना जरूरी है। इन चारों के बगैर अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप
इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या वो होता ही नहीं है कॉन्सेप्ट। तो द एसेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इज इन फोर थिंग्स: ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत; पार्टिसिपेशन, लोगों का मौजूद होना; accountability makes the government stronger, in my opinion, makes them more responsible, makes them stronger, makes them more efficient, makes them more effective. Because if a government is actually accountable, they would know that they would be answerable to their actions. They would want to try and perform better. And if they don't, they'll be voted out. Evaluation and complaint and response mechanism. ये ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेशन, ये वही दो एलिमेंट्स हैं जो कि हम गुड गवर्नेंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मोरलेस वही बातें हैं, इसमें कोई ऐसी कोई कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, देखिए, लेकिन अब आपने उस कॉन्सेप्ट को अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंग मोल्ड करना है। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है? ओपननेस अबाउट इट एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन फराहम करना। ठीक है, कि क्या फैसला किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उसके ऊपर अमल कैसे किया जा रहा है। शफाफियत का जो आप कह लें तकाजा है पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो यही है कि whichever public sector firm or whichever government takes decisions, that decision has to be scrutinized in the eyes of the people. And the only way that it is possible is that if the relevant information is available to the people. And what kind of information do the people need to hold any government or public servant or their agents responsible is कि what is it? सबसे पहले तो वो है क्या, जो फैसला लिया गया है वो किस चीज के बारे में है, और उसको क्यों लिया गया है, और उसको कैसे लिया गया है, और उसको ऊपर कैसे अमल किया जा रहा है। ठीक है, सो इट्स द ट्रांसपेरेंसी, ये वो शफाफियत ही है जो कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स बेसिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रिंसिपल्स and the agents to monitor and for principals or the stakeholders to monitor and organization activities. तो यहाँ पे ये जो स्टेक होल्डर का वर्ड है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, बताइए। ऑर्गेनाइजेशन इज द गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर इज द पब्लिक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो शफाफियत जब तक हमारे मुआशरे के अंदर नहीं होगी, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी हो नहीं सकती। So what does transparency do? कि it enables the principal to identify कि क्या आपका एजेंट अपने उन कानूनी दायराकार के अंदर रहते हुए अपनी काम को सर अंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, और अगर दे रहा है तो हाउ क्लोज ही इज ही टू द परफॉर्मेंस टास्क ही हैव बीन गिवन टू, कि क्या उसको जिस तरीके से काम करने को जो उसकी जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी हो भी रही है या नहीं हो रही। एंड इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। हर कोई अकाउंटेबल ठहरा रहा होता है लोगों को। आज फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज अगर टीवी बंद हो जाए, अखबारात बंद हो जाए, सोशल मीडिया बंद हो जाए, क्या अवाम क्रिटिसाइज कर सकेगी या अवाम अप्रिशिएट फॉर दैट मैटर कर सकेगी गवर्नमेंट को? नहीं कर सकेगी। अगर नहीं कर सकेगी, डू दिस वुड द गवर्नमेंट फील दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल? नो, दे वुड नॉट। तो क्या जब ये इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर दें तो इससे गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेहतर होगी या खराब होगी? ओके,
तो in return, this enables the principal to make informed decision and choices about the agents. तो बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंसी और मुआशरे की शफाफियत है जो कि एजेंट को, प्रिंसिपल को ये इन्फॉर्म करता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और फिर के ऊपर उसी के बलबूते के ऊपर उसी के ऊपर डिपेंड करके क्या किया जाता है, एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया जाता है किसकी तरफ से, आ, आपके प्रिंसिपल की तरफ से। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक 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 रिलेशनशिप की बात की कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच के रिलेशनशिप में प्रिंसिपल इज द पब्लिक एंड द एजेंट इज द गवर्नमेंट। इसी तरह मैंने ब्यूरोक्रेसी और लोगों के रिलेशनशिप में बात की, तो वहां पे भी प्रिंसिपल लोग हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप है, इसमें प्रिंसिपल एजेंट कैसे डिफाइन होता है, और होता भी है या नहीं होता? एनीवन एल्स? In that case, government is going to be the principal. ठीक है, because it's the government who are delegating the responsibility and the authority to the bureaucracy, and the bureaucracy is the agent. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। अगर एक मौके पर गवर्नमेंट अगर हमारी एजेंट बनी हुई है, तो वो किसी की प्रिंसिपल भी है। अच्छा, सो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या कर रही होती है, इट स्ट्रेंथन्स द ऑर्गेनाइजेशंस और द एजेंट्स अकाउंटेबिलिटी इनडायरेक्टली। वो उसके एहतसाब के अमल को, वो उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रही होती है। ठीक है, बिकॉज एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब वो ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत हो सकती है, कोई इदारा हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है। इट प्रोवाइड्स द स्टेक होल्डर, इट प्रोवाइड्स योर प्रिंसिपल विद द इंफॉर्मेशन जो कि वो इस्तेमाल करेगा आगे फ्यूचर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 5 चीजें होना जरूरी हैं एहतसाब के अमल में। एजेंट का होना जरूरी है, प्रिंसिपल का होना जरूरी है, एजेंट की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया डिफाइन होना जरूरी है, और फिर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए प्रिंसिपल के पास कि वो एजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। चौथी चीज और पांचवी मैंने आपको क्या बताई थी, सैंक्शन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो हम उसी को एक्सपैंड कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर कर रहा है इन सारी चीजों को। ठीक है, इसी तरह without access to all the relevant information regarding an activity, it would be difficult for the stakeholder to participate meaningfully in its development. वही बात है कि अगर प्रिंसिपल के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में, तो हमेशा फैसला गलत लिया जाएगा। अदनान, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, इफ यू कैन प्लीज रीफ्रेज इट। ओके, ये तो हो गया ट्रांसपेरेंसी। आगे अगर हम देखें पार्टिसिपेशन क्या होती है, तो सारी वही बातें हैं जो कि ऑलरेडी हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करने लग गए हैं। चले बताइए कि पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करने से अकाउंटेबिलिटी में क्या फर्क आएगा और कैसे आएगा, वेरी ब्रीफली।
और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि higher the participation, more empowered the principal would feel sanctioning those agents. Okay, और okay, so by participation here, to be accountable, an organization needs to understand the needs and the interests of its stakeholder or its principal. देखिए, ठीक है, तो जब तक एक एजेंट को ये नहीं पता कि उसकी प्रिंसिपल की उससे तवक्कुआत क्या है, तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, और एजेंट को प्रिंसिपल अपनी तवक्कुआत या अपनी एक्सपेक्टेशंस कैसे डिलीवर कर सकता है? बाय पार्टिसिपेटिंग मोर। And this is best achieved if the organization engages with its stakeholder and develops a participatory approach to decision making process. यहाँ पे मैं बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, क्योंकि हमारी नजर में पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक? पोलिंग बूथ तक, इलेक्शन तक। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। पार्टिसिपेशन शुरू होती है इलेक्शन के बाद, खत्म नहीं हो जाती इलेक्शन के बाद। हमारी नजर में जो हम लोग जो है इस मुल्क के अंदर देखा ये जाता है कि पार्टिसिपेशन को देखा जाता है इलेक्शन टू इलेक्शन, कि जी एक गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, फिर जब ये खत्म हो जाएगी, जब अगली की बारी आएगी तो हम पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं, जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन है, जो रियल पार्टिसिपेशन है लोगों की सही मानों में, वो गवर्नमेंट के अंदर होती है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि कैसे कैसे अवाम, या जिसको आप स्टेक होल्डर कह रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर डेली कंट्रीब्यूट करता है। फैजान, आप अगर थोड़ी देर काइंडली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम यू, जस्ट फॉर अ व्हाइल आई वांट एवरीबॉडी एल्स टू कंट्रीब्यूट टू। बाकी क्या करें तो फिर आप कर लीजिए, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर्स वेबसाइट, देखिए, आपका जो मीडिया है या सोशल मीडिया है वो एक ब्रिज होता है, लोगों की जो तासुरात है वो आपके उस तक पहुंचाता है, बिल्कुल ठीक है, ये पार्टिसिपेशन का एक तरीका है। उसके अलावा आपका जो प्राइम मिनिस्टर्स पोर्टल था, जो जिसको प्राइम मिनिस्टर वो सिटीजन पोर्टल, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट में शुरू हुआ था, इट्स एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव, इट्स अ पार्टिसिपेटरी इनिशिएटिव। इफ यू आर फाइलिंग अ कंप्लेन, it means you are participating in the accountability process, in the governance process. अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? इनफॉर्मल कौन से होते हैं? आपका एहतजाज करना भी पार्टिसिपेटरी है। और बताइए। अच्छा, जो सबसे अहम पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो सकती है, राइट टू अप्रोच, तो राइट टू इंफॉर्मेशन तो असल चाहिए ना बेहतर पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, वो तो उसकी कंडीशन है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ पार्टिसिपेशन है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग है, यानी कि सही मानों में जो लोगों की गवर्नेंस के अंदर मौजूदगी है, वो कहाँ पे मिसिंग है? कोई बता सकते?
It's in the local governments. Local government, viable local governments, powerful local governments are missing. वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर, ये मेरी बात याद रखिएगा, जो मर्जी करने, जब तक हमारे मुल्क के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स नहीं आएंगी, इस मुल्क का निजाम ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। हम मिसालें देते हैं बड़ी बड़ी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की, तो उन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के गवर्नेंस मॉडल्स जो हैं, जो नेटवर्क गवर्नेंस के मॉडल्स की हमने बात की है, वो उसमें लोगों को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया। जो चीजों को इम्प्लीमेंट करने की, आम आवाम तक चीजों को पहचाने पहुंचाने की जो कैपेसिटी है, वो बेसिकली सबसे ज्यादा गवर्नेंस के अंदर लोगों की ज्यादा से ज्यादा एक्सेस होगी। ठीक है। सो एन एजेंट कमिटेड टू अकाउंटेबिलिटी मस्ट इनेबल द प्रिंसिपल इनपुट इनटू ब्रॉडर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे एजेंट को चाहिए, यानी कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदामात पैदा करे कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। कैसे? जैसे प्राइम मिनिस्टर का सिटीजन पोर्टल देखा, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लोगों को एहतजाज करने का मौका दिया जाए, ये भी पार्टिसिपेट का तरीका है। लोगों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने दिया जाए, ये भी एक तरीका है। लोगों को लोकल गवर्नमेंट के सही मौके फराहम किए जाएं, ये भी एक तरीका है। लोगों को साफ और शफाफ इलेक्शंस की पॉलिसीज बना के दे दी जाए, ये भी एक मौका है। ठीक है। बेहतर रेगुलेटरी बॉडीज बनाई जाए, ये भी एक तरीका है। सो आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियरर नाउ। Okay. So to strengthen accountability, the participation must lead to change. It has to be more than acquiring approval of और एक्सेप्टेंस ऑफ अ डिसीजन और एन एक्टिविटी। ये वही बात है जब ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि अगर आपने सही मानों में एहतसाब को स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर पार्टिसिपेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपने 5 साल पहले किसी से वोट ले लिया और बस फिर आपने ये समझ दिया कि चूंकि गवर्नमेंट हम आ गए हैं, अवाम ने हमें वोट दे दिया है, तो अब हम जो मर्जी करें। नहीं, सही मानों में अकाउंटेबिलिटी तब ही स्ट्रांग होती है जब आपका जो स्टेक होल्डर है वो कोर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर आपका फैसला करे। ठीक है। अब देन अगेन, ये बातें कहना जो है, अब ये थोड़ा सा फिर वो बात वेग हो जाती है, लेकिन अगर आप सोचे तो बिल्कुल वेग नहीं है। हम अगर ये कह रहे हैं कि लोगों की मौजूदगी किसी भी फैसले के अंदर होनी चाहिए, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द पीपल कंसेंट शुड बी टेकन। और लोगों का कंसेंट कैसे शो हो सकता है? वो मीडिया के थ्रू शो हो सकता है, वो लोकल गवर्नमेंट के थ्रू शो हो सकता है, वो एहतजाज के थ्रू शो हो सकता है, वो पोर्टल्स के थ्रू शो हो सकता है, वो इलेक्शंस के थ्रू शो हो सकता है। यही अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रांग करेगी। सो स्टेक होल्डर की से बहुत जरूरी है। लेकिन अब आखिरी चीज पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, शो क्रिटिसिज्म एंड एग्जांपल्स फॉर आवर गवर्नमेंट इन एग्जाम। मतलब किस तरह का क्रिटिसिज्म? आखिरी चीज पार्टिसिपेशन की, मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन फिर कब हो सकती है? जब आप एम्पावर करेंगे लोगों को, तभी मीनिंगफुल होगी। जब तक आप अपनी पावर्स को डेलीगेट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेशन मीनिंगफुल नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी की ये डायमेंशन कमजोर है। फिर आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं।
जी गैप तो थ्योरी बिटवीन प्रैक्टिस के बीच में है. इमरान खान ट्राइड टू रिस्ट्रिक्ट मीडिया. देखें, पहली बात है रिदा, यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ पॉलिटिशियन that you can address Imran Khan as Imran Khan. First of all, we don't take names like this. ठीक है? We talk about broader policies. It's not the politics that we are going to write about. It's about the administration and governance that we should write about. So there is also has to be a way to write it. ठीक है? I mean, there is no harm in saying that if you want to criticize the PICA Act, and I hope that this is what you're talking about, do it. But don't try and look so biased. A civil servant can't be biased. Okay, coming towards the third dimension of accountability, which is the evaluation. What do you think is evaluation? क्या होती है evaluation? देखिए, इवैल्यूएशन होती है आप जब एग्जाम देते हैं, ठीक है, एग्जाम देने के बाद आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी इवैल्यूएशन करता है. ठीक है, असेसमेंट का मतलब होता है इवैल्यूएशन. So it ensures that an organization is accountable for its performance, whether or not they are achieving it. क्या वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो सेट किए गए हैं वो पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे. क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू ट्रांसपेरेंसी, अगर उस इंफॉर्मेशन की सही मानों में इवैल्यूएशन नहीं होगी, सही मानों में उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी, तो हम ये जांच नहीं सकेंगे कि हमें क्या फैसला करना चाहिए. पार्टिसिपेशन का और ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि फैसला भी हमने सही किया. देखिए, बात पर वही होती है कि इवैल्यूएशन हम किसी ना किसी गोल्स के तहत या किसी ना किसी टास्क के अगेंस्ट उसको चेक करते हैं. ये वही बात है जिस जो हमें एक मिसाल दी जाती है कि डेटा से इंफॉर्मेशन बनाना. सो इवैल्यूएशन का बेसिकली मकसद ये है कि आपको जो आप जो जानने हैं गवर्नमेंट के बारे में या अपने किसी भी एजेंट के बारे में, तो सबसे पहले आप ये असेस करें कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, उसको क्या टास्क असाइन किए गए थे, उस टास्क के मुताबिक उसने क्या क्या काम करना और क्या क्या उसने किया और क्या क्या उसने नहीं किया. जो किया वो कैसे किया और जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया, और आगे उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है. अगेन, ये चीजें कोई इतनी वो नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है जो कि आप इसको अपने वर्ड्स में इंपोर्टेंट नहीं कर सकते. बट देन अगेन आप यही बात सोच रहे होंगे कि हाउ डज अ कॉमन मैन परफॉर्म्स इवैल्यूएशन. इन in fact everybody evaluates in their own way, whether it's a little complicated which is done by organizations, or in a very raw way done by a person who doesn't even know how to read, वो भी इवैल्यूएट करता है. ठीक है, देखिए, एक आम बंदे की इवैल्यूएशन क्या हो सकती है कि जी हमें तो ये सुन के आए थे कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए ये लेके आएगी और उन्होंने हमारे लिए ये किया, तो इन चीजों में फेल होगी, तो दैट्स इवैल्यूएशन. ये इवैल्यूएशन है. ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाए तो यहाँ पे इवैल्यूएशन अब आज
के वक्त में, आज के जमाने में इवेलुएट करना आसान से आसान तर होता जा रहा है। क्यों? अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लोगों का शऊर ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इन द नंबर ऑफ मीडिया चैनल्स बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी इन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें फिर आकर एट द एंड ऑफ द डे मैटर करती हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एंड अकाउंटेबिलिटी, पहचान करते हैं। अभी हमने रिलेशनशिप्स की बात करनी करते हैं इसमें। द रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एंड अकाउंटेबिलिटी सेंटर्स ऑन लर्निंग। तो इवैल्यूएशन से हमें क्या फायदा होता है? वी लर्न। व्हेन वी लर्न वी मेक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है। अगर अब फॉर एग्जांपल आपको मैं इसकी एक बड़ी कॉमन सी मिसाल देता हूँ कि लेट्स से आप अभी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एग्जाम ना हो और एफपीएससी आपका रिजल्ट अनाउंस कर दे, तो क्या वो इन्फॉर्म डिसीजन होगा? नहीं। उन्होंने आपको वो रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, आप सिविल सर्विस में आने के केपेबल है उनके मुताबिक या नहीं है, इसका फैसला करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है। सो द इवैल्यूएशन प्रोसेस, तो वो एग्जाम का जो प्रोसेस है बेसिकली वो इवैल्यूएशन प्रोसेस है थ्रू विच यू गेट इवैल्यूएट। So evaluation process and the results that emerge from it can inform ongoing activities and future decision making. ये जो हो रहे होते, so it provides the information that will allow an organization to improve its performance. देखिए evaluation से हमें ये पता चलता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना आगे। यही बात है, ओपननेस होनी चाहिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर, इवन द जो गवर्नमेंट इस टाइम मौजूद हो उसकी भी। हर वक्त गवर्नमेंट्स को अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना चाहिए ताकि वो उसको बेहतर से बेहतर बना सके। यहां तक अभी तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई इन तीन डायमेंशन में से तो मुझे बता दीजिए। देखिए इवैल्यूएशन हर कोई कर रहा होता है। इवैल्यूएशन प्रिंसिपल अपनी इवैल्यूएशन भी कर रहा होता है, एजेंट भी उसकी इवैल्यूएशन करता है। अच्छा, जो आखिरी डायमेंशन जो कि मोस्टली एक विजिबल डायमेंशन होती है और हमारी नजर में वही एक अकाउंटेबिलिटी होती है जो कि हमें नजर आती है, वो ये चौथी डायमेंशन है जिसको हम कंप्लेंट एंड रिस्पांस मैकेनिज्म कहते हैं, जो कि हमें लगता है कि डायमेंशन ऑफ द ओनली डायमेंशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी व्हिच मैटर्स। ऐसा नहीं है। ठीक है। कंप्लेंट एंड रिस्पांस मैकेनिज्म समझना तो बहुत आसान है कि जी एक बंदे ने गलत काम किया, ठीक है, और उसके बारे में पता चल गया कि उसने गलत काम किया, चाहे करप्शन की है या किसी का गबन किया है या अपने काम से इनखराफ किया है या किसी को मार दिया है या अपने काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं किया, तो उसकी कंप्लेन बनेगी और उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा कि उसको उसकी उस रिस्पॉन्स में सजा मिलेगी। ठीक है। ये वो एक आप कह लें कि बड़ा क्रूड सा आइडिया है हमारे जहन में अकाउंटेबिलिटी का। लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझिए, इससे पहले कि मैं कंप्लेन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूं,
कि ये जो पहली तीन आपको मैंने डायमेंशंस बताई हैं, अगर ये तीन मजबूत होंगी तो क्या कंप्लेंट रिस्पांस मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? देखिए बात यही है कि द रीजन we need to focus more over transparency, over improved evaluation, over improved participation, is to lessen the requirement of complaint response mechanism. No, there is no doubt about it कि deviancy हो सकती है या space of improvement हमेशा नहीं होता, बिल्कुल होता है। और what I'm saying कि अगर हम हमारा जो फोकस है एज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमेशा इसी के ऊपर रहा है, लेकिन ये लीस्ट इंपॉर्टेंट या लीस्ट कंसर्न्ड डायमेंशन है और होनी भी चाहिए कि अगर हम एहतसाब का निजाम को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें ये नहीं है कि हमने अपने इस चीज को मजबूत बनाया कि हमने कितने बंदे पकड़े हैं एक साल में, क्योंकि अगर आपने एक साल में 500 बंदा पकड़ा है, अगले साल 600 बंदा पकड़ा है, तो इससे आपके एहतसाब में बेहतरी नहीं आएगी, ये शो हो रहा है कि वो खराब हो रहा है। एहतसाब सही मानों में वो होता है कि एक बुराई को हम होने से पहले रोकें। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। This is what actual accountability is, that everybody holds himself accountable for what they're doing. और अगर हम उस निजाम को, उस कल्चर को लेकर आना चाहते हैं तो इट कैन ओनली बी इम्प्रूव बाय इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, improved participation, and improved evaluation, so that we rely as less as possible on complaint response mechanism. हम वेस्टर्न कंट्रीज की मिसालें देते हुए ये तो कह देते हैं कि जी नेदरलैंड्स के अंदर जेलें खाली होने लगी, कभी आपने सोचा है कि क्यों? व्हाई व्हाई द प्रिजन्स ऑफ दैट कंट्री आर गेटिंग एम्प्टी? कि हमने इतने बंदे पकड़ लिए हैं और उनको पकड़ के इतनों को सजा दे दी है कि बस अब वो खाली होने लगे? नहीं, it's because the accountability, the idea of it is getting stronger beyond or way above uh, this complaint and response mechanism. Yes, you can say that. So enabling stakeholders to seek and receive response for grievances and alleged harm is a critical aspect of accountability. No doubt this complaint and response mechanism is very important, क्योंकि अगर फिर भी कोई क्राइम होता है या फिर भी किसी प्रिंसिपल के हकूक की खिलाफ वर्जी होती है तो कंप्लेन रिस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए और बहुत मजबूत होना चाहिए। बट हमारा एज अ कंट्री प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ इसी पे ही फोकस करना ही बेहतर समझते हैं, इससे कभी अकाउंटेबिलिटी बेहतर नहीं होगी। So this is that mechanism through which the stakeholders can hold an organization accountable. This is that mechanism through which the principal holds the agent responsible. ठीक है, कोर्ट के थ्रू, पुलिस के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू। So transparency, participation, and evaluation process should be used to minimize the need for complaint and response mechanisms. ठीक है, आपने उनकी रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज करना है, बिकॉज कंप्लेन एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म शुड बी सीन एज मींस ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द स्टेक होल्डर्स। ये एक लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, और उससे पहले अगर आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्या करें? आप उन तीन डायमेंशंस पे काम करें। ठीक है, एंड वी आर डन विद द डायमेंशंस। ये पिक्चर की तौर पे भी आपको मैंने दिखाई भी है। एग्जाम में सवाल 2020 में तो आया था इससे रिलेटेड। 21 का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें इस तरह सवाल नहीं पूछा गया, बट मोस्टली सवाल अकाउंटेबिलिटी से आता है। अब हमारा जो
आप कह लें कि कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था वो खत्म हो गया। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है, कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, कोई बात समझ नहीं आई, कोई चीज मुश्किल लगी है, तो यू मे आस्क एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड। ओके, लेट्स मूव ऑन देन। जी, कौन सा सवाल बताइए। I don't understand. What do you mean after JD, what we do in evaluation? देखिए, मैं आपको मिसालें इसीलिए दे रहा हूँ, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर अगर आप मिसाल दे के लिखेंगे, और ये बड़ी सिंपल मिसाल है, आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने पॉइंट को कन्वे कर सकते हैं। देखें अब्दुल भाई, आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसी की बेस के ऊपर आपकी वैल्यूएशन होती है, वो आपके टारगेट्स होते हैं। अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, आपके सेल्स का टारगेट जो है आपको दिया गया है कि आपने महीने में 100 शर्ट्स बेचनी है, तो उसी के थ्रू आपकी वैल्यूएशन की जाएगी कि आपने बेची है या नहीं बेची। अगर आपने बेची है तो कैसे, और आपने नहीं बेची तो कैसे नहीं बेची। गवर्नमेंट जब आती है तो गवर्नमेंट अपना मैंडेट खुद लेकर आती है, अपना मैनिफेस्टो खुद सेट करती है लोगों की उमंगों के मुताबिक। अगर उसको पूरा ना किया जाए तो उसकी इवैल्यूएशन अवाम करती है, मीडिया करता है कि फलां चीज हुई है तो कैसे हुई, नहीं हुई तो कैसे नहीं। बट डोंट टेक इट लाइक इन लिटरल टर्म्स। गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी इदारे में आके अप्लाई करती है जॉब के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल हम इवैल्यूएशन की बात करें गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की। चलें, आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, बट कम बैक इन 15 मिनट से। नहीं, बाकी चीजें भी करनी है। इंटरनल कंट्रोल्स की, तो इंटरनली एक ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू प्रोसेसिंग होती है। बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यू प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि सिविल सर्विस के अंदर जो फैसले हैं वो, पहली बात है, बड़े फॉर्मल तरीके से लिए जाते हैं। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई फैसला लेना हो तो उसका पूरा को पूरा एक प्रोसेस होता है, इसकी पूरी की पूरी एक 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 आप कह लें कि चेन ऑफ कमांड होती है जिसको फॉलो किया जाता है। तो ये भी एक कंट्रोल है, ताकि देखिए फॉर एग्जांपल अगर एक सीनियर ने फैसला करना है तो वो फैसला जूनियर से सीखता हुआ आएगा, ताकि हर कोई इसके अंदर अपने एतराजात लगा सके। ये एक ड्यू प्रोसेस होता है, ये कंट्रोल है, ये एहतसाब है उस फैसले के ऊपर। इसी तरह, क्या नहीं समझ आ रही? वॉइस डिस्टॉर्शन सिर्फ आपको फील हो रही है, मुझे और किसी ने नहीं कहा। So the problem is from your side, not mine. दूसरी चीज, हायरार्किकल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज ऑलवेज डिजाइंड इन अ वे कि जिसमें हायरार्किकल सेटअप्स बने होते हैं। बाय हायरार्किकल सेटअप व्हाट डू आई मीन कि लेट्स से एक एक
पुलिस की बात करते हैं, पुलिस के टॉप में जो सबसे ऊपर हायरार्की होती है वो आईजी होता है, ठीक है। और एक 17 ऑफिसर जो होता है जो कि एएसपी होता है, जो कि आप लोग सिविल सर्विस में आए, अगर आप पुलिस में गए तो आपको ये वाला रैंक दिया जाएगा। अब बात यह है कि हायरार्किकल कंट्रोल भी एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, क्योंकि आप अपने रैंक से नीचे लिए हुए फैसलों के ऊपर आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो उन लोगों को, लेकिन आप जो फैसले लेते हो वो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हो किसको? अपने सीनियर्स को। So that's also an accountability control over you. इसी तरह ACRs लिखी जाती हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स कहते हैं ACR को, और PER को कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट, ठीक है। इन रिपोर्ट्स का मकसद क्या है कि सिविल सर्वेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है उसको जज किया जाए। हमारी ACR या PER कौन लिखता है? हमारा सीनियर लिखता है। उससे हमारी सीनियोरिटी भी इम्पैक्ट करती है, हमारी प्रमोशन भी इम्पैक्ट करती है, एंड दैट कीप्स आवर परफॉर्मेंस, आवर एक्शंस इन चेक। सिमिलरली सिविल सर्वेंट्स के ऊपर फिजिकल और बजटरी कंट्रोल्स होते हैं। देखिए, व्हेन एवर यू आर पार्ट ऑफ एन ऑफिस, ER स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट। अच्छा, इसी तरह सिविल सर्वेंट्स के ऊपर फिजिकल और बजटरी कंट्रोल्स होते हैं। whenever you're part of an office, be that in any service, अगर आपके ऑफिस को कुछ पैसे दिए गए हैं, असाइन किए गए हैं फॉर सम पर्पस, you are accountable for that money. You are going to have to answer where did you spend that money and how did you spend that money. ठीक है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ये भी एक अकाउंटेबिलिटी इंटरनल कंट्रोल है। इसी तरह आपका, अगर मैं बात करूं अनऑफिशियली, तो मतलब नॉन टेक्निकली अगर मैं बात करूं, तो हर इदारे के अंदर काम करने के कुछ वर्क एथिक्स होते हैं। मैं यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा कि आपको काम करना आता है या नहीं करना आता, वो तो एक अलग चीज है, उसकी तो ऊपर हम बात कर ही रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि वर्क एथिक्स का मतलब होता है आपकी पंक्चुअलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पीयर, ऑफ यू नो योर पीयर्स। ये भी तो बहुत जरूरी है। तो आपकी वर्क एथिक्स, आपकी प्रोफेशनल एथिक्स कैसी हैं, इसके ऊपर भी आपका एहतसाब होता है। ठीक हो गया? क्योंकि इफ यू आर फाउंड गिल्टी ऑफ बीइंग, आप कह लें कि हैविंग बैड वर्क एथिक्स, और उस वर्क एथिक्स की वजह से आपके काम को भी नुकसान हो रहा है, आपके साथ वालों के कामों को भी नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आप जो है किसी इनडिसेंट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, दैट इफेक्ट्स गोइंग टू हर्ट योर करियर। तो ये भी एक कंट्रोल है। इसी तरह फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, इसका मतलब यह है कि आपकी जो बॉसेस होते हैं, दे आर ऑलवेज, लाइक यू आर ऑलवेज लायबल टू देम, यू आर ऑलवेज आंसरेबल टू देम। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीनियर किसी भी टाइम रिपोर्ट मांग सकता है आपसे काम की, या वो किसी भी जगह पे आपको आके इंस्पेक्ट कर सकता है। जैसे होता है ना कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर जो है वो आ जाए किसी जगह पे कोई इंस्पेक्शन वगैरह करने, तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन है। जिस तरह आपका सीनियर भी जो है वो आपसे किसी भी चीज का जवाब मांग सकते हैं। एंड द फाइनल इंटरनल कंट्रोल इज डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी व्हेन आई स्टार्टेड द सिविल सर्विस, ठीक है, तो शुरू में ही पहले 1-2 महीने के अंदर ही वी नीड टू डिक्लेयर आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमें बताने होते हैं कि व्हाट डू वी ओ एंड व्हाट डू वी हैव, ताकि
अब ये भी एक अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल है, ताकि वो फिर उस पहले फॉर्म से सारी जिंदगी कंपेयर करते रहें कि हाउ मच मनी दैट यू हैव मेड, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स आर गेटिंग स्ट्रिकर, बेहतर हो रही हैं, मैकेनाइज्ड हो रही हैं। तो वो जो पहले जो चोरी अचकारी छुपाने छुपने वाली बातें आती थी वो अब नहीं रही। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्म फैजान, 360 फीडबैक। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम, अब ये कोई कोई मुश्किल बात नहीं थी? क्या, व्हाट अबाउट इट? नहीं, ड्यूअल नेशनल सिविल सर्वेंट नहीं बन सकता। यस फैजान, नॉट इन दैट स्ट्रक्चर्ड वे, ऐसा नहीं होता, बट कंसल्टेशन जरूर होती है। बट अगर आप ये कहें कि जूनियर्स असेस करते हैं सीनियर्स की परफॉर्मेंस को, तो नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, अब एक्सटर्नल कंट्रोल्स की बात करते हैं। देखिए, इंटरनली तो हमने बात कर ली, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है। एक्सटर्नली अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए क्या हो रहा होता है एक्सटर्नली? कौन कौन से इदारे जो हैं वो, उनका कंट्रोल होता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर? देखिए, आपकी जो लेजिस्लेचर्स होते हैं आप उसको रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी एग्जेक्टिव कंट्रोल्स जो होते हैं आप उसको रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जुडिशरी को रिस्पॉन्सिबल है, आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी को अगर किसी भी गवर्नेंस सेटअप में देखा जाए ना, किसी भी दुनिया के गवर्नेंस सेटअप के अंदर सबसे ज्यादा अकाउंटेबल अगर कोई होता है तो वो ब्यूरोक्रेसी होती है, सबसे ज्यादा। क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी को, हमें सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी चेक से सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल। तो what do I mean by legislative controls? When I say legislative controls, it means I'm talking about the legislative branch of the state. Legislative branch of the state क्या होती है हमारे मुल्क में? क्या है? जो पार्लियामेंट है। अब बात यह है कि लेजिस्लेटिव कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। देखिए, लेजिस्लेटिव कंट्रोल एक्सरसाइज ऐसे किया जाता है कि जो लेजिस्लेशन की पावर्स होती हैं उसको इस्तेमाल करके किया जाता है। तो हम वही देखेंगे कि लेजिस्लेशंस कैसे अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करती हैं सिविल सर्विस को अकाउंटेबल ठहराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आपका मिनिस्टर आपके behalf पे वो जवाब दे रहा होता है, ठीक है। इस तरह रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं, मोशंस पास किए जाते हैं, अमेंडमेंट्स पास की जाती हैं, ठीक है। ये भी एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल है। किसी चीज को अप्रिशिएट करना, किसी चीज को कंडेम करना, दैट्स अ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, नई लॉ मेकिंग होती है, ये भी एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट ये तो सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव कंट्रोल है। इससे बड़ा लेजिस्लेटिव कंट्रोल तो है ही नहीं, और किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस। अब कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस के लिए अगर मैं कुछ ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं, जैसे एक कमेटी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इट इज द बिगेस्ट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। ये एक ऑडिटिंग फर्म है, सॉर्ट ऑफ एक ऑडिटिंग फर्म है गवर्नमेंट के लिए, यानी कि हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को ये अकाउंटेबल ठहराती है। तो हुकूमत के प्रोजेक्ट्स मिनिस्टर्स खुद तो नहीं कर रहे होते ना, इट्स द ब्यूरोक्रेसी व्हिच इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, राइट। सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ओवर द ब्यूरोक्रेसी। एंड इसके अलावा हर मिनिस्ट्री की अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, जो कि किसी भी पेश किए गए बिल को पहले वेट करती हैं,
ठीक है, उसको आप कह लें कि इन क्वेश्चन लेकर आते हैं और उसको असेस करते हैं, और उसके बाद जो है फैसला किया जाता है कि इस बिल के अंदर क्या चेंजेस लाई जाए और उसको कैसे पेश किया जाए पार्लियामेंट के ऊपर। तो ये भी एक लेजिस्लेटिव कंट्रोल है अगर आप सोचें तो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मिनिस्ट्रीज के अंदर कौन काम कर रहे होते हैं, तो ऑफिसर्स कर रहे होते हैं, एंड देन ऑडिट रिपोर्ट्स जो पेश होती हैं। तो अंडरस्टूड कि व्हाट डू आई मीन बाय लेजिस्लेटिव कंट्रोल? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ठीक है, और इसको स्पीकर बनाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जुडिशियल कंट्रोल। जुडिशियल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो जुडिशियल कंट्रोल का मेरा मतलब ये है कि आखिर जुडिशरी के पास कौन कौन सी वो इख्तियारात हैं, या वो किन किन तरीकों से ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्विस को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। देखिए, जुडिशरी जब फैसला करती है, या जुडिशरी ने आप कह लें कि एक्ट करना होता है या कम्युनिकेट करना होता है, अगर जुडिशरी तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है? वो रिट्स के थ्रू कम्युनिकेट करती है, WRIT, रिट। ठीक है, सो कोर्ट्स का काम ही यही होता है कि उसने रेमेडी फराहम करनी है। किसको रेमेडी फराहम करनी है? जो उनके पास आया है। ठीक है, तो वो उन्हीं रिट्स के थ्रू उनको रेमेडी फराहम करती है। तो पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल ठहराने के लिए भी यही रिट्स इस्तेमाल होती है। तो देर आर 5 मेजर रिट्स जो कि इस्तेमाल की जाती हैं सिविल सर्वेंट्स को या इवन गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल ठहराने के। नंबर 1 इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? इफ एनीबडी नोज इट, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, इट प्रिवेंट्स लॉफुल इम्प्रिजनमेंट, किसी को पेश करवाना हो कोर्ट के अंदर, बिल्कुल ऐसी है। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब है ये एक प्रोटेक्शन होती है किसी भी बंदे की, कि उसकी कोई अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट ना करे, कि उसको ज्यादा टाइम के लिए बगैर किसी उसके ऊपर केस लगाए को पकड़ ना सके। तो जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेसी के सामने पेश करना पड़ता है। Within 24 hours, it is responsibility of the police to produce that person in front of the magistrate, ताकि उसके ऊपर ये क्लैरिटी लाई जा सके कि उसको क्यों पकड़ा है। अगर तो उसको गलत पकड़ा है, उसको जज फौरन छोड़ देगा। अगर सही पकड़ा है तो उसके ऊपर चार्जेस लगा। तो ये भी एक रेमेडी है। ठीक है, अगर आप सोचें तो इट्स अ रेमेडी फॉर द पब्लिक अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट्स। Then there is something called writ of mandamus. Writ of mandamus. Writ of mandamus का मतलब ये है कि जब भी हायर जुडिशियल अथॉरिटी जब रिट ऑफ मैंडेमस जारी करती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उसने आपको जो काम करने को कहा है वो आपने करना है। यू हैव टू डू इट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज मैं न्यूज पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि कैबिनेट डिवीजन को कि PIC का जो डिसीजन था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
इंफॉर्मेशन कमीशन का जो डिसीजन था उसको वो किया जाए. इट्स अ रेट ऑफ रैंडमनेस. Now they'll have to do it. Then there is something called writ of prohibition. जहां कोर्ट रिट ऑफ मैंडमस के थ्रू कुछ करने को कहता है, वहां कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन के थ्रू किसी चीज को रोकने को भी कह सकता है. ठीक हो गया. ओके. द नेक्स्ट रिट इज रिट ऑफ सर्ट्यूरारी. रिट ऑफ सर्ट्यूरारी का मतलब यह है कि अगर इस बात का खदशा हो कि लोअर कोर्ट के अंदर फैसला ठीक नहीं हुआ, फैसला सही मेरिट के ऊपर नहीं हुआ, तो हायर कोर्ट में उसके फैसले को चैलेंज किया जा सके. ये भी एक जुडिशियल कंट्रोल है. अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक आम आदमी और एक सिविल सर्वेंट के बीच में कोई कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उनका केस जाता है, वो एक सिविल सर्वेंट बड़ा, आप कह लें कि इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है, वो केस को भी मैनेज कर लेता है, या जो भी कर लेता है वो केस जीत भी जाता है. लेकिन सिविल सर्वेंट के इस एक्शन के ऊपर उसके ऊपर चेक ये होगा कि उस केस का फैसला फिर आगे हाई कोर्ट में भी जा सकता है, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है. ठीक है. तो वहां ये चीजें नहीं होती है फिर इस तरीके से. एंड देन फाइनली देयर इज अनदर रिट. अब इसकी प्लीज स्पेलिंग ठीक कर लें. इसको को वारंटो, टी के बाद ओ भी लगा दीजिए. रिट ऑफ को वारंटो का मतलब है किसी बंदे को, आप कह लें जिसको हम कहते हैं ना पावर ऑफ अटॉर्नी बना देना, अगर हम आम अल्फाज में कहते हैं, बेसिकली किसी को कोई से काम करने के लिए एम्पावर करना. अब ये जो वारंट या वारंटो का टर्म है, आपने यकीनन सुना जरूर होगा. को वारंटो या वारंट इस्तेमाल किया जाता है इस कॉन्टेक्स्ट में कि पुलिस के पास वारंट है जी आपको गिरफ्तार करने के. तो बेसिकली ये जो वारंट है वो एक्चुअली एक अथॉरिटी होती है. इट्स लाइक अ पेपर व्हिच सेज दैट यू हैव द अथॉरिटी टू कैप्चर दिस गाय. उसके बगैर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते. तो वारंट जो है वो सिर्फ गिरफ्तारी के नहीं होते सिर्फ. ये मैंने आपको समझा. सिविल सर्वेंट के पास वारंट होता है किसी काम को, किसी भी काम को एज्यूम करने का. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने किसी सिविल सर्वेंट को इलीगली डिसमिस किया, अदालत में केस जाएगा और अदालत कहती है कि इस ऑफिसर को बहाल किया जाए, तो अदालत is giving that civil servant the warrant to keep their post and to continue working on their post. जी वारंट कोर्ट ही जारी करता है. अच्छा, मूविंग ऑन. पब्लिक कंट्रोल. ब्यूरोक्रेसी के पब्लिक कंट्रोल क्या होता है? देखिए, ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं बनता, बट ऑफ कोर्स सिविल सर्विस की अकाउंटेबिलिटी का इनडायरेक्ट कनेक्शन बनता है थ्रू द गवर्नमेंट. इलेक्शन फॉर एग्जांपल, इलेक्शन जो है ये एक सबसे बड़ा पब्लिक कंट्रोल है लोगों का, गवर्नमेंट के ऊपर भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी. बिकॉज इफ द ब्यूरोक्रेसी इज नॉट वर्किंग, द प्रेशर इज ऑन द गवर्नमेंट. इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी अगर उन चिप की बात की जाए, तो इट्स द गवर्नमेंट हु इज द प्रिंसिपल एंड इट्स द ब्यूरोक्रेसी हु इज द एजेंट. ओके. इसी तरह रेफरेंडम.
रेफरेंडम, हम सबको पता है कि रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, ये भी एक चेक है। देखिए, बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ पब्लिक कंट्रोल्स, यानी कि लोगों के पास पावर्स किस तरह की होती है। अब आप एग्जैक्टली मोल्ड इस तरह मत के कि अच्छा पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कैसे हो सकता है कोई रेफरेंडम, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। बट लुक एट द लार्जर पिक्चर, वो सिस्टम का पार्ट होते हैं। रेफरेंडम गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का हिस्सा होते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसी तरह प्रेशर ग्रुप्स, आपकी एनजीओ होती हैं, आपकी INGOs होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, किसी भी पॉलिसी को अपनाने में या उसको खत्म करवाने में। यस, गवर्नमेंट चेंज ऑफ कोर्स इट इम्पैक्ट्स इट, हमने अपनी आंखों के सामने देखा, ठीक है, वो तबादले और तकर्रियां शुरू हो जाती हैं। फिर सिटीजन एडवाइजरी कमेटीज होती हैं, ये कोई है पाकिस्तान के अंदर, बट इनकी प्रोविजन जरूर है। देन पब्लिक ओपिनियन और मीडिया बहुत बड़ा एक पब्लिक कंट्रोल है ओवर द ब्यूरोक्रेसी एंड ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली वो इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल्स हैं जो कि सिविल सर्विस के ऊपर मौजूद है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अभी हमने पढ़े हैं कंट्रोल्स कौन कौन से होते हैं, अभी हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स कौन सी होती है, लेकिन बेसिकली दोनों आप कह लें कि एक ही तरीके की बात करने की चीजें। अब फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वो एक्सरसाइज कैसे होती है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ। बट पहले आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी मींस किसी को सियासी तौर पे अकाउंटेबल ठहराना। सियासी तौर पे हम कैसे किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं? सियासी तौर पे हम ठहरा सकते हैं किसी को वोट दे के, या वोट ना दे के। ठीक है, तो political accountability is the accountability of the government, of the civil servants, and of the politicians to the public and to the bodies such as the parliament, senate, and the congress. देखिए, पार्लियामेंट भी गवर्नमेंट को, सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल ठहराती है, ठहरा सकती है। सेनेट भी ठहराती है, ठहरा सकती है। ये वो सिस्टम है जिसके अंदर पब्लिक जो है वो प्रिंसिपल के तौर पे काम करती है, और एजेंट जो है वो पॉलिसी मेकर्स या गवर्नमेंट या सिविल सर्वेंट्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, और कैसे इसको एक्सरसाइज किया जाता है, वी ऑलरेडी डिस्कस इट, कि जो एक्सटर्नल कंट्रोल्स हमने पढ़े थे, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स पढ़े थे, वही है। इलेक्शंस होना, क्वेश्चन आंसर्स होना, रेजोल्यूशंस पेश करना, कमेटीज बनना, प्रेशर ग्रुप्स होना, पब्लिक ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करना उसके अंदर, ये सारी वही चीज है। तो चीजों को कहने का तरीका डिफरेंट है। कभी एग्जाम में वो कंट्रोल्स पूछ लेता है तो हम उसको सिर्फ कंट्रोल बता दें, अगर वो टाइप्स पूछेगा तो उसके टाइप्स के साथ फिर उसकी एग्जांपल्स भी हम देंगे। अगर हम बात करें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, ये वो सबसे बेसिक अकाउंटेबिलिटी है जिससे हम सब वाकिफ होते हैं कि किसी ने कोई किरदार, किसी ने कोई 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 जुर्म किया तो उसको पेश किया गया कोर्ट के अंदर, उसका फैसला हुआ। एक इट्स अ बेसिक थिंग, राइट? So judiciary is one of the main external agency which performs accountability functions in any political and administrative arrangement. जुडिशरी एक स्टेट का एक आप कह लें ऑर्गन है, ठीक है, और उसका मकसद ये है कि इंडिपेंडेंट तरीके से नजर रखना सबके ऊपर। अब जुडिशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि एक प्रॉब्लम हुई और उसकी सजा होगी, और वो किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है उन रिट्स के थ्रू, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, अगेन, अगर मैं आपसे पूछूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी हमने किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है, बताइए मुझे, कहाँ पढ़ी हमने?
हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी पढ़ी है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स की जब मैं बात कर रहा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस आर द एजेंट्स व्हिच डिस्चार्ज द मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस। किसी भी गवर्नेंस सेटअप के अंदर काम करने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे किसके ऊपर आती है? सिविल सर्विस के ऊपर ही आती है, वो कोई भी काम हो, ठीक है। सो दे आर द टारगेट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्ट्रिंजेंट अकाउंटेबिलिटी एक्सरसाइज किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के अंदर। ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल ठहराने के लिए इंडिपेंडेंट कमीशंस भी कायम किए जाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट कमीशंस का क्या मतलब है यहाँ पे? इंडिपेंडेंट कमीशंस कायम किए जाते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स की परफॉर्मेंस को, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस को वो करता है, अकाउंटेबल करता है। जैसे नैब है, बिल्कुल विद इन द डिपार्टमेंट भी उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है, जो कि हमने पढ़े थे इंटरनल कंट्रोल्स की शक्ल में, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स हमने सारे पढ़े थे ना, कि इंस्पेक्शन और हायरार्की और एसीआर और पीईआर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी करने के तरीके हैं। So civil servants are subordinates in a hierarchy and accountable to superiors, ठीक है। I'm going a little quicker because we have already discussed it, और हमने जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा बन चुका है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स के थ्रू एक्सरसाइज की जाती है, जिनका काम होता है कि वो अनबायस्ड तरीके से सिविल सर्वेंट्स को अकाउंटेबल ठहराएंगे, और इन कमीशंस की जो लेजिटिमेसी होती है वो इसकी इंडिपेंडेंस के अंदर ही होती है, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसको कोई लेजिटिमेट नहीं मानेगा। ये कौन कौन सी होती हैं? डिफरेंट ऑडिट ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है, नैब मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की अपनी इंस्पेक्शन टीम्स होती हैं। ये जो एफपीएससी है जिसके आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं सीएसएस के, ये सिर्फ एग्जाम लेने वाली बॉडी नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी बॉडी है। ये प्रमोशन करती है सिविल सर्वेंट्स की पर जाके, ये उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं। ओम्बुड्समैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मोहतसिब इदारे कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। देन सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं। बाय सर्विस ट्रिब्यूनल व्हाट आई मीन कि सर्विस के अंदर अपने ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का अपना सर्विस ट्रिब्यूनल है, फौज का अपना सर्विस ट्रिब्यूनल है, ब्यूरोक्रेसी का भी अपना सर्विस ट्रिब्यूनल है उस लेवल के, लेकिन बिल्कुल है। सर्विस ट्रिब्यूनल का मतलब यह है कि इंटरनली आप किस तरह किसी को कीपिंग चेक रखें, एंड एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो ये वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप किसी को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो क्लियर है? नाउ कमिंग टुवर्ड्स प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी? प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टेक्निकल और प्रोफेशनल इन नेचर दैट गवर्न द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ मेंबर इन अ सर्टेन प्रोफेशन, ठीक है। सुनने में बड़ा माउथफुल किस्म की स्टेटमेंट लगती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मैं आपको मतलब इसका समझा देता हूँ। लेट्स से जो आप में से डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हैं, राइट, जो आप में से इंजीनियर्स हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होंगे, और जो लोग आप में से डॉक्टर्स हैं वो पीएमसी या पीएमडीसी या जो भी आजकल स्टेटस है, आई थिंक पीएमसी जो है वो लेटेस्ट बॉडी है, एक्रेडिटेशन करती है डॉक्टर्स की, आप उसे रजिस्टर्ड हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन के बगैर कैन यू गाइस गेट अ जॉब, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स? नहीं कर सकते, ठीक है। बात यह है कि वो इदारे आपको प्रोफेशनली अकाउंटेबल ठहराने के लिए ही बनाए गए हैं, बिकॉज दोज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश बाउंड्स एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड डोमेन्स ऑफ ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। वो आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल नेचर ऑफ बिहेवियर की बाउंड्री सेट करते हैं। करने पे आपको अप्रिसिएशन मिलती है, ना करने पे आपको अप्रोबेट किया जाता है।
आपको सजा दी जाती है, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस, इस तरह की कुछ चीजें होती रहती हैं. So it ensures that the professionals and the non-professional practices are carried out in a sound and sustainable manner. It is important. ठीक है, it's a very important thing to have such a professional accountability in every different sort of profession. अब I'm pretty sure I might not have that much of knowledge, but I'm very sure कि पाकिस्तान में ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वाबस्ता होते हैं लोग, इनका भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी होती है. अगर कोई है आप में से तो मुझे को बता दे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है पाकिस्तान में, उस प्रोफेशन की प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाती है. लॉयर्स के लिए बिल्कुल बार काउंसिल है. चलें, आगे चलते हैं. So accountability is maintained for these practices and deficiencies and deviations in professional activities ताकि वो उनको accountable ठहराया जा सके. Now, आपने जो चीज जहन में रखनी है, एग्जाम में सवाल आता है कंपैरिजन का. ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन टाइप्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैं वो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल हैं. ठीक हो गया. अब इन तीनों को कंपेयर करने के लिए, अब ये जैसे एक टेबल एक बना हुआ है आपके सामने, कुछ 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स या 8 डिफरेंट क्राइटेरियाज लिखे हुए. फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी का बेसिक ऑपरेशनल प्रिंसिपल क्या होता है. ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, ये वाली जो एक स्लाइड है. अ, उसका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी किसको होती है, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी किसको होती है, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, मैकेनिज्म एंड कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इन तीन टाइप्स को कवर करके उनका कंपैरिजन भी कर देता है. यहां तक क्लियर है. बिल्कुल अप्लाई होती है फैजान, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ऑल द टाइम होती है. Okay, now coming towards the final portion of our this whole topic of accountability. No, there is no body exactly a professional body because they itself is a body. It's itself is an organization. Okay, being a doctor, being an engineer is a profession. Okay, you get to become part of that organization once you register it, but being in bureaucracy is already is an organization. It already has its own internal controls. It's not important. Corruption हमारा जो सॉर्ट ऑफ सेकंड लास्ट टॉपिक है. पहले हम करप्शन पढ़ेंगे और करप्शन बाद फिर हम एंटी करप्शन जो टेक्निक्स है उसकी तरफ जाएंगे. अ, सबसे पहले हमने ये समझना है कि करप्शन होता क्या. द मिस यूज ऑफ इंट्रस्टेड पावर फॉर द प्राइवेट बेनिफिट्स के, अगर आपको जो पावर दी गई है वो आप अपने आप कह लें कि प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए अगर इस्तेमाल करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करप्शन कहते हैं. हमारे नजर में करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल होती है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं होती. आपने अगर अपनी
पब्लिक पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी के केस को छुड़वाया है, या किसी पे केस बनवाया है, या किसी की चोरी छुपाई है, तो वो भी करप्शन है, और उसी लेवल की करप्शन है। यू कांट, अब ये टीयर्स ना बनाए करप्शन के, ठीक है, वो नहीं बनते। So it is a behavior on the part of the office holder in public or private sector in which they improperly and unlawfully enrich themselves and those close to them, or induce others to do so. ये वो है कि जिसमें आप you holding an office, you're holding a power, you're holding a responsibility, but you misuse that responsibility to enrich yourself, to enrich people around you, or to encourage other people to do so. That is corruption. कंपटीशन, सॉरी, करप्शन को अगर क्लासिफाई करूं मैं, तो इसकी क्लासिफिकेशन तीन डिफरेंट किस्म की करप्शन से बनती है: ग्रैंड करप्शन, देन द पेटी करप्शन, एंड द पॉलिटिकल करप्शन। ग्रैंड करप्शन, एज द नेम सजेस्ट्स, उस तरह की करप्शन को कहते हैं जो कि एक तो मैस स्केल पे होते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और दूसरा हाई लेवल ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसी करप्शन है जो कि कैबिनेट के लेवल के अंदर हुई है, जो कि मिनिस्टर के लेवल के अंदर हुई है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल के अंदर हुई है, तो जाहिर बात है वो ग्रैंड होगी, उसकी अमाउंट भी बड़ी होगी फिर। तो ग्रैंड करप्शन कंसिस्ट्स ऑफ एक्ट्स कमिटेड एट द हायर लेवल of government that distorts the policies or the central functioning of the state, enabling leaders to benefit at the expense of the public goods. When you are the office holder, what you are given is the entrust. It's a trust given to you by the public. You do not have the authority to use it for your own personal benefit. फिर अगेन उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है पेटी करप्शन। अच्छा, मजे की बात यह है दैट द वॉल्यूम ऑफ पेटी करप्शन, collective volume is way more than the grand corruption, क्योंकि पेटी करप्शन वो है जो कि डेली लाइफ में हर कोई इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। ठीक है, हम लोगों का इशारा तोड़ना, इट्स अ पेटी करप्शन। पुलिस वाले का रास्ते में हमें रोकना, हमने उसको पैसे देना, पेटी करप्शन। बिल जमा कराने गए हैं और लाइन तोड़ के अपने किसी वाकिफकार को कहना कि बिल जमा कराते, पेटी करप्शन। लाइसेंस बनवाना है, गलत तरीके से बनवाया, पेटी करप्शन। एक सेकेंड। तो पेटी करप्शन वो है जिसके अंदर सब इन्वॉल्व होते हैं, सिटीजन इन्वॉल्व। हम रोजमर्रा की जिंदगी में, थानों में, पुलिस में, कचहरियों में, अस्पतालों में, डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हम ये देखते हैं, और इसको कलेक्ट करें तो इसका स्केल मैसिव है एज कंपेयर टू द ग्रैंड करप्शन। एंड देन पॉलिटिकल करप्शन। पॉलिटिकल करप्शन का मतलब है कि पॉलिटिकली इंजीनियर किया जाए, पॉलिसीज को मोल्ड किया जाए फॉर योर ओन बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर केस है एंड यू बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो केस आप खत्म करवा दें, कानून ही चेंज कर दें, कानून खत्म ही करते हैं, दैट्स पॉलिटिकल करप्शन। So political corruption is basically the manipulation of policies, institutions and the rules, कि जिसमें आप अपने आप को एनरिच करने के लिए, बचाने के लिए कवानीन ही चेंज कर दें। तो इससे बड़ी करप्शन कोई नहीं होती है पॉलिटिकल करप्शन।
बताइए, यहां तक अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। बिकॉज नाउ इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, जो चीजें जो भी हम कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन। कॉस्ट ऑफ करप्शन क्या होती है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ करप्शन? की करप्शन की कीमत क्या होती, अदा करनी पड़ती है सोसाइटी को? हमारी नजर में तो करप्शन की सिर्फ ये कीमत है ना कि पैसे जाया हो जाते हैं या पैसे ज्यादा लगते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। करप्शन इम्पैक्ट सोसाइटीज इन मल्टीपल ऑफ वेज। ठीक है, ये, इससे आपकी जान भी जा सकती है। नहीं सुफियान, जरूरी नहीं है कि ग्रैंड और पॉलिटिकल सेम हो भी सकती हैं। इनका दोनों में आपस में कनेक्शन भी हो सकता है, बट दे आर नॉट लाइक, या आप ये ना कहें कि ग्रैंड और दोनों एक ही जैसी है। हाँ, ग्रैंड और पॉलिटिकल इकट्ठी हो सकती है, पॉलिटिकल करप्शन के थ्रू ग्रैंड करप्शन की जा सकती है, बिल्कुल ऐसे है। कॉस्ट ऑफ करप्शन में चार किस्म की कॉस्ट आती हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। व्हाट डू यू थिंक इज अ पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ करप्शन? ओके, पॉलिटिकल कॉस्ट ये होती है, ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट करप्शन इज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ। जब आप करप्शन करते हैं तो किसको नुकसान पहुंचता है? जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को नुकसान पहुंचता है। क्यों? बिकॉज व्हेन द पीपल नो दैट our governments, our politicians are involved in the corruption practices, in the corrupt practices, they stop trusting it. ये आपको पिछले कुछ दिनों में होने वाले वाकयात से आपको ये पता भी चल गया होगा। देखिए, हम जिस चीज को कहते रहते हैं ना कि फलां अदारा है, फलां ये है, फलां वो है, एक्चुअल चीज होती है लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, लोग कितना मानते हैं उस अदारे को। क्योंकि जिस दिन लोग ये मानना खत्म कर देना कि हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट है वो हमारी है, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। If the people in Pakistan get up tomorrow and say that we do not have a government, तो Pakistan won't have a government. Politicians, government, institutions अपनी legitimacy derive करते हैं किसके थ्रू? लोगों की recognition के थ्रू। And when political cost ये होती है कि they lose it। और established democracies के अंदर तो ये नुकसानदेह है ही है। It is even more detrimental for newly born democracies like Pakistan, because if we are going in circles, if our politicians are still involved in political rigging, whether it is in the form of election, whether it is in the form of manipulating the policies, ठीक है, or manipulating the constitution, the people will get disenchanted. People will stop trusting the system. People will stop becoming part of the system. People will not participate. There will be no transparency, there will be no evaluation, and there will be no accountability. Clear? तो अब चीजों को अब आप लिंक करना सीखें। You guys have heard, read, studied a lot since the first lecture. हमने अब उन चीजों को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करना सीखा। So it's quite a big challenge कि एक न्यूली बिल्ड डेमोक्रेसी के अंदर एक अकाउंटेबल पॉलिटिकल लीडरशिप बनाई जाए।
ओके, मूविंग ऑन। जो इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, इट्स क्वाइट, आप कह लें कि एक बेसिक सी चीज है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर करप्शन होती है तो आपके नेशनल, आपके जो कौमी खजाना है उसको नुकसान पहुंचता है। ठीक है। अ, जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं या करप्ट, सिर्फ मेरे ख्याल से पॉलिटिशियंस, अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा डायलेमा है कि हमारी नजर में जो करप्शन है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस करते हैं। इट इज रॉन्ग। एवरी इंस्टीट्यूशन in the country is involved in this, and probably more than the politicians do, because since it is easier to target politicians, they are the ones who become the target of it. So corrupt politicians जो होते हैं वो, या corrupt civil servants जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उन चीजों की तरफ डाइवर्ट करेंगे रिसोर्सेस को जहां से उनके पैसे निकालना आसान है। और यूजुअली आप देखेंगे कि जो हाई कॉस्ट या हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है फॉर करप्शन। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होते हैं। तो एक गवर्नमेंट अगर आई है, उसने एक 20-25 साल का प्रोजेक्ट शुरू किया, उसको पता है 20-25 साल बाद पता नहीं वो गवर्नमेंट में होंगे भी या नहीं होंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर रिगिंग करना, करप्शन करना आसान होता है एज कंपेयर टू द प्रोजेक्ट्स ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये जो डैम्स, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, ये बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर करप्शन ज्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, तो करप्शन ऑल्सो हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ द फेयर मार्केट स्ट्रक्चर एंड डिस्टोर्स कंपटीशन व्हिच इन टर्न डिटर्स द इन्वेस्टमेंट। अब जारी बात है, इफ corruption is entrenched in your system, then it is going to have a negative impact on the way your country does the business। आपके मुल्क में अगर करप्शन आम है तो आगे आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं है भाई। ठीक है। सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब है कि जो समाजी नुकसान होता है हमारे मुल्क को। अच्छा बताइए, क्या क्या व्हाट व्हाट यू थिंक इज द सोशल कॉस्ट? क्या होती होगी सोशल कॉस्ट करप्शन? सोसाइटल डिके होता है। ठीक है। वी एज अ सोसाइटी बिकम नम्ब टू दिस करप्शन। और जब ये हो जाए इसका मतलब है कि बस गए, खत्म, दिस generation is over, because you must have noticed, all of us have noticed this, that we grew up listening to this one sentence कि ये जो पाकिस्तान है इसका निजाम इस तरह का है कि आपको यू नो करप्शन करनी पड़ती है, आपको फेवर्स लेनी पड़ती हैं अगर आपने अपना काम करवाना है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे काम ऐसे नहीं। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड दिस। Is there anybody in the class who has never heard this? एक्सपीरियंस तो सबने किया है, ऑफ कोर्स, वो तो एक्सपीरियंस तो किया होता है। पॉइंट इज के दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम इस चीज को, अब आप खुद सोचें, इफ यू गाइस, इफ मी एंड यू, बिकॉज वी आर लाइक द जनरेशन, राइट, जिसने आगे बढ़ के काम करना है। पिछले ने तो जो करना था वो कर लिया, जितनी तबाही करनी थी वो कर लिया। बट द पॉइंट इज कि इफ आवर जनरेशन एक्सेप्ट दिस टू, देन वी आर स्क्रूड फॉर द नेक्स्ट 50 years टू। क्योंकि अगले 30-40-50 साल तो हम नहीं रहने। अगले 30-40-50 साल तो हमने ही
गवर्नमेंट्स में रहना है, हमने ब्यूरोक्रेसी में रहना है, हम ही ने इदारे चलाने हैं, हम ही ने प्रोफेशन चलाने हैं, राइट? तो वी एज अ जनरेशन हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन आवर शोल्डर्स, कि अगर हम उसी तरह सोचेंगे जिस तरह हमारे माँ बाप की जनरेशन ने सोचा है, तो फिर तो गया वे मुल्क। और उसमें तो वक्त के साथ साथ बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन सोसाइटल कॉस्ट क्या होती है कि करप्शन erodes द वेरी सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। इट मेक्स यू एक्सेप्ट इट दैट एज इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि भाई को क्या है, पैसे ही देने हैं ना, काम करवाना है, 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। तो जब आप ये करते रहते हैं तो वो फिर लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक वो सब नजर आता है। So it undermines the people's trust in the political system, in its institution, and its leadership. We saw that happening in the last few days. और जब लोग इसको एक्सेप्ट करने लग जाए पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड इफ दे बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो फिर करप्शन को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड द फाइनल थिंग फॉर टुडे इज द एनवायरमेंटल करप्शन के। अब ये एक रिस्ट्रिक्टेड किस्म की कॉस्ट है, एनवायरमेंटल कॉस्ट के। अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर करप्शन कर रहे हैं विच आर इन्वायरमेंटल रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पावर प्लांट लगाना है या नहीं लगाना, दरख्त काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू हैव अ डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ बिग कॉस्ट। आई एम गोइंग टू पुट अ स्टॉप हियर। हमारी सिर्फ एक चीज रह गई है इसकी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे कि करप्शन को, एंटी करप्शन की टेक्निक्स क्या होती हैं, कि इसको कैसे टैकल किया जाता है। जो दो WGIs रह गए हैं, आई वुड अर्ज यू गाइस टू रीड इट ऑन योर ओन। अगर आपने कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। Baki, we today comprehensively started the topic of accountability, the very basic idea of accountability, and then we kept on expanding it. उसको हमने characteristics discuss किए, definitions के बाद हमने उसकी dimensions discuss की, हमने उसके internal external controls discuss किए, उसके types discuss किए, and then we came up with the corruption. ठीक है, any question? समझ आया सब आपको ये लेक्चर सबको? क्योंकि हमारे जहन में अकाउंटेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा तंग नजरी से हम देखते हैं उसको, कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जी बस नैब पकड़ दे किसी को तो वो एहतसाब है। नहीं, नैब कुछ भी नहीं है। चले, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।